डिलाइट आईएएस के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, आप जानते हैं कि चीन जो है वो भारत का पड़ोसी देश है और भारत और चीन के जो रिश्ते हैं ना, वो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। इस बात से तो हम लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। पर हाल ही में चीन की हिमाकत इस हद तक बढ़ गई है कि उसने नेपाल तक को ये बोलना शुरू कर दिया है कि नेपाल भारत को लेकर सतर्क रहे। क्यों? क्योंकि चीन का ये कहना है कि नेपाल भारत जो है नेपाल के भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है और जो भारत और नेपाल के बीच में विवादित क्षेत्र है उस पर भारत अपने पैर पसार रहा है। इस तरह की बातें चीन ने बोली हैं। किस तरह से, किस माध्यम से बोली हैं? चीन का एक पेपर है, आप लोग जानते होंगे, सरकारी अखबार है ग्लोबल न्यू टाइम्स। इसके माध्यम से चीन ने ये सब चीज़ें बोली हैं। अब आप समझिए कि एक ऐसा देश जो खुद जो है विश्व में इस चीज़ को लेकर प्रख्यात है कि वो दूसरों की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ समय समय पर करता रहता है। कैसे? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जो ये है नेपाल का एक क्षेत्र, हुमला क्षेत्र, ठीक है, हुमला जिला है ये नेपाल का। इसमें चीन ने अपने कैंप इस्टेब्लिश किए हैं, जो मिलिट्री कैंप होते हैं ना, वो इस्टेब्लिश कर दिए हैं। प्लस चीन ने क्या किया है, इसमें जो नेपाल के जो सीमा पर, ये नेपाल की सीमा है, यहाँ पर जो पिलर इस्टेब्लिश होते हैं ना, जो स्तंभ होते हैं, उनको भी चीन ने गिरा दिया है। तो चीन खुद तो नेपाल के क्षेत्र पर कब्जा करके बैठा है और ये नेपाल तक सीमित नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को कि चीन का मंगोलिया के साथ सीमा विवाद है ना, आप लोग जानते हैं। चीन का रूस के साथ सीमा विवाद है, कितने समय से है और कितने बड़े क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है। चीन का भारत के साथ तो आप लोग जानते ही हैं कि एलओसी पर किस तरह से सीमा विवाद लगातार बना हुआ है और किस तरह से मार्च 2020 से ही चीन ने लद्दाख में तनाव उत्पन्न किया हुआ है। भारत शांति चाहता है लेकिन चीन समय समय पर अपने भौगोलिक प्रसार को बढ़ाता रहता है। और हर देश के साथ, जापान के साथ चीन का तनाव है। वो तो छोड़िए आप, भूटान एक ऐसा देश है, एक न्यूट्रल कंट्री है, एक तटस्थ देश है ये, ठीक है, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है। और दूसरा ये है कि बहुत छोटा सा देश है, भारत का पड़ोसी देश है। भारत बहुत बड़े स्तर पर इसको अनुदान भी देता है, एड भी देता है। और दूसरी बात यह है कि इस छोटे से देश के पास बहुत बड़े स्तर पर सेना नहीं है, कोई बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। इस देश पर भी, इस देश का एक क्षेत्र है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस पर भी चीन ने अपना दावा कर दिया है। कुछ समय पहले की ये न्यूज़ है, आप लोग इससे परिचित होंगे। चीन ने इतना छोटा सा देश, बड़ी देश के साथ आप लोग सीमा विवाद उत्पन्न करें, समझ में आता है, बट भूटान के साथ एक छोटा सा देश है, इसमें भी अगर आप लोग अपनी छेड़खानी इस तरह से करेंगे तो किस हद तक ये चीन की शर्मनाक बात को दर्शाता है। और खुद इस तरह की हरकतें और ये सब करने के बावजूद चीन जो है वो भारत पर आरोप लगा रहा है और नेपाल को सतर्क कर रहा है। देखिए कितनी ही ये चिंता की और आश्चर्यजनक बात है ये। उसके बाद चीन का ये ग्लोबल टाइम्स आखिर बोलता क्या है, मुद्दा क्या है? चीन ने ये बोला है, देखिए ये थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। यहाँ पे नेपाल और भारत के सीमा पर ना ये 3 क्षेत्र हैं और ये तीनों विवादित क्षेत्र हैं। कैसे? विवाद था नहीं, लेकिन चीन की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो गया है पिछले कुछ समय से, हम लोग देखते हैं। ये काला पानी का क्षेत्र है, ये यहाँ पर इस्टेब्लिश है, देखिए भारत और नेपाल की सीमा पर, ठीक है, भारत के उत्तराखंड जिले में ये स्थापित क्षेत्र है। लिम्पियाधुरा है ये, और ये लिपुलेख है। इस पर नेपाल का ये दावा है, हालांकि ये क्षेत्र जो है भारत के नियंत्रण में है, पर नेपाल का ये दावा है कि ये जो क्षेत्र है भारत के पास है और हमें ये वापस चाहिए, ये हमारे देश का, नेपाल के तहत ही ये क्षेत्र आता है। इस तरह का दावा नेपाल का भी है। हालांकि नेपाल बहुत बड़े लेवल पर इसको लेके चीज़ें नहीं करता था पहले, लेकिन चीन के उकसावे में आकर नेपाल भी ये सब चीज़ें कर रहा है। देखिए हुआ क्या था, नवंबर 2019 में चीनी मीडिया जो है, जो ग्लोबल टाइम्स है, वो बार बार बोलता रहता है। उस समय भी इसने बोला कि 2019 में भारत ने काला पानी को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया अपने मैप में, जबकि देखिए काला पानी तो पहले से ही भारत का हिस्सा था ना, लेकिन चीन ने इस तरह की बात बोली। उसके बाद फिर नेपाल ने चीन के इस चीज़ के परिणाम स्वरूप
मई 2022 में अपना एक नया राजनीतिक मैप जारी किया और उसके अंदर कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र के तहत दर्शाया, ठीक है ना, अपना हिस्सा बताया। इस तरह की चीज़ें हुई। आपको पता है थोड़ा टकराव भी हो गया था, गोलीबारी भी थोड़ी बहुत हो गई थी। तो ये बहुत पहली बार था। क्यों? क्योंकि नेपाल के साथ भारत बहुत शांति प्रिय देश रहा है, हम लोग टकराव किसी भी देश से नहीं चाहते हैं और अभी तक भारत नेपाल की सीमा पर लगभग शांति रही है। इस वजह से और चीन के उकसावे की वजह से ये सब चीज़ें लास्ट ईयर हम लोग देख चुके हैं। अब बात क्या है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो चीन के लिए चिंता उत्पन्न कर रही है और जिसके खिलाफ चीन बोल रहा है? आपको पता है, ये देखिए, ये हिमाचल का एक चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हिमाचल का एक चंबा डिस्ट्रिक्ट है और इसमें एक बाकलोह जगह है, ठीक है, बाकलोह, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बाकलोह में भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास चल रहा है जिसका नाम क्या है? वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र शक्ति। वज्र शक्ति अभ्यास चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में हिमाचल में। और बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको देखिए, ये जो सीमा है ना, ये एलओसी है, भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी है ये, ठीक है। अब एलएसी पर ये जो क्षेत्र है ना बाकलो, ये लगभग 100 किलोमीटर दूर है और इस पर कौन अभ्यास कर रहे हैं? भारत और अमेरिका, भारत और यूएसए अभ्यास कर रहे हैं, मिलिट्री का अभ्यास चल रहा है उनका। ये चीज जो है चीन को अच्छी नहीं लग रही है। इसका चीन ऑलरेडी कई बार विरोध कर चुका है। चीन को दिक्कत क्या है? देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी ये बात समझी थी कि चीन जो है ना, वो वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है। वो अमेरिका को चुनौती देते हुए, यूएसए को रिप्लेस करते हुए चीन चाहता है कि मैं एक सुपर शक्ति के रूप में स्थापित हो जाऊं, ठीक है, ये चीन की मंशा है। तो चीन का अमेरिका के साथ टकराव लगातार बना रहेगा, ठीक है। और इस चीज को लेकर भारत और अमेरिका भी चीन को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। चीन को संतुलित करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? जैसे हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ा था, क्वाड का एक ग्रुप है जिसमें भारत और अमेरिका साथ में है। फिर उसके बाद में I2U2 एक ग्रुप है जिसमें भारत और अमेरिका साथ में है। क्योंकि भारत के लिए अब चीन को ये लग रहा है ना कि भारत अब खुलकर सामने आ गया है, भारत अमेरिका के संबंधों के साथ खुलकर सामने आ गया। अभी तक तो चीन भारत जो है वो ज़्यादा व्यापक समान स्तर पर या खुले तौर पर ये चीज़ों को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन भारत भी क्या करे? आप सोचिए, लद्दाख में पिछले 2 साल से चीन ने क्या कर रखा है। देखिए, मार्च 2020 से मार्च 2020 में आपको पता होगा जब भारत में लॉकडाउन की सिचुएशन थी, तब से चीन ने क्या किया? लद्दाख में आगे बढ़ा ना वो, और अभी तक उसने 2 साल हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा समय, अभी तक भी चीन ने वहाँ पे शांति स्थापित नहीं की है। आप सोचिए, ये भारत पहले का भारत नहीं है, ये नया भारत है। और नए भारत की एक विशेषता है कि वो किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा। भारत ने आज तक नहीं किया है। संप्रभुता के साथ समझौता ना करते हुए चीन ने अगर लद्दाख में सीमाएं बढ़ा रखी हैं, चीन ने 2017 में डोकलाम में सीमाएं आगे बढ़ाई, तो भारत ने उसकी बराबर मात्रा में अपनी सीमाओं को, अपने सेनाओं को तैनात कर दिया, ठीक है, अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया। तो भारत अपनी सेनाएं मजबूती से वहां पर रखा हुआ है लद्दाख में भी। ये चीज़ चीन को वैसे ही नहीं अच्छी लग रही कि चीन को लगा था कि भारत थोड़ा सा पीछे हट जाएगा तो थोड़ा बहुत क्षेत्र जो है हम अपने अंदर फिर से ले लेंगे। चीन की एक नीति है ना, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता आता है। जैसे लद्दाख से ऊपर से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यहाँ तनाव कर लिया, फिर यहाँ तनाव कर लिया, क्योंकि कुछ क्षेत्र जो है भारत और चीन के बीच में सीमा पर उसको लेके विवाद है। तो वो जो फिंगर 8 तक का क्षेत्र आपने को पता ही होगा लद्दाख में, तो उसमें चीन जो है बार बार टकराहट पैदा करता रहता है। ऐसी स्थिति अगर चीन 2 साल से बनाए रखा हुआ है, भारत शांति चाहता है, चीन नहीं चाह रहा है, तो भारत क्या करे? भारत को भी तो कुछ स्टेप उठाने होंगे ना। भारत क्या करेगा? फिर भारत ताइवान को सपोर्ट करेगा, जरूरी है वो, ताकि ताइवान के मुद्दे पर चीन को थोड़ा काउंटर किया जा सके। फिर भारत क्या करेगा? भारत यूएसए के साथ निकटता की संबंध बनाएगा ताकि भारत थोड़ा सा चीन को काउंटर किया जा सके। और जब भी हमारा एलएसी पे समझौता हो, किसी बात को लेके एग्रीमेंट हो, तो हमारी जो एज है वो बरकरार रह सके, ताकि चीन जो है वो अपना इस चीज़ में ज़्यादा चीज़ें ना दिखाए। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इसके आगे क्या, ग्लोबल टाइम्स एक बात और बोल रहा है कि देखिए, जो ये शेर बहादुर दौबा है ना, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं।
और इसके चलते चीन को ये लगता है कि ये जो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ना, ये भारत के समर्थन में कार्य कर रहे हैं। ये चीन ने अभी हाल ही में बोला है ग्लोबल टाइम्स में कि ये जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ना, ये भारत के समर्थन में कार्य कर रहे हैं। आपको पता होगा कैसे? देखिए मई 2022 में भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। आप लोग इससे अवगत होंगे, द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर गए और लुम्बिनी में कई समझौते किए गए। लुम्बिनी का क्या इतिहास है? महात्मा बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म। तो लुम्बिनी में जाकर भारत और नेपाल के बीच में कई समझौते हुए, सांस्कृतिक समझौते हुए, कहीं ना कहीं पर रिश्तों में पुनः मधुरता लाने और रिश्तों को मजबूत बनाने का एक प्रयास किया गया। ठीक है ना, ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ। ये चीज़ चीन को अच्छी नहीं लग रही है। चीन चाहता है कि नेपाल उसके दबाव में काम करता रहे। इससे पूर्व की सरकारें जो हैं वो चीन के दबाव में काम करती रही हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे भी। तो चीन इस तरह का आरोप इनके नेपाली प्रधानमंत्री पर भी लगा रहा है। इसके आगे क्या, अब थोड़ा सा लास्ट में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच में ना कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, कुछ मुद्दे हैं जो भारत और नेपाल के बीच में लगातार काफ़ी टाइम से बने हुए हैं और उसका फ़ायदा जो है वो चीन उठाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि उन मुद्दों के पीछे चीन ही प्रमुख तौर से जिम्मेदार है, तब भी ये चीज़ गलत नहीं होगा। देखिए कैसे, सीमा विवाद को लेकर हम लोगों ने पढ़ा कि काला पानी को लेकर, लिपू लेक को लेकर विवाद है ना, लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद है, लिपू लेक को लेकर विवाद है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को लेकर विवाद है। ये पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चीन के बार बार कहने पर जो है नेपाल इस मामले में अग्रेसिव हो गया है। ऐसी चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ी। तो एक तो ये मुद्दा है, सीमा विवाद लगातार से भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है। दूसरा मुद्दा कौन सा है? मधेसी का। मधेसी मुद्दा एक्चुअल है क्या? मधेसी कौन है? ये नेपाल का एक समूह है, एक स्थानीय ग्रुप है ये नेपाल का। इसको समझते हैं। देखिए 2015 में मधेसियों ने नेपाल के नए संविधान के मसौदे को लेकर एक आंदोलन किया। ठीक है, इस आंदोलन के चलते जैसे मान लीजिए ये नेपाल है, यहाँ पर जो सीमा है भारत और नेपाल के बीच में सीमा ये खुली हुई है। तो यहाँ पर इस आंदोलन जो 15 में इन्होंने किया ना, इस आंदोलन की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेड लग गया। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि हड़ताल वगैरह होती है तो साधनों की आवाजाही रुक जाती है, कुछ ऐसा ही उस टाइम पे हुआ। लेकिन वर्तमान उस समय की तत्कालीन नेपाल सरकार ने भारत पर ये आरोप लगाया कि आपने ये ब्लॉकेड कराया है और नेपाल में आवाजाही को आपने ठप कर दिया है, नेपाल के व्यापार को इससे धक्का लगाया। ये आरोप उस समय वर्तमान नेपाल की सरकार ने लगाया। लेकिन भारत का पक्ष बहुत क्लियर था। भारत मधेसियों को लेकर सिर्फ इतना चाहता है कि इनके मानवाधिकार जो हैं वो बरकरार रहें। ठीक है, भारत सिर्फ इतना चाहता था और भारत ने सिर्फ नेपाल को एक बड़े भाई के नाते एक सलाह दी थी। ठीक है, एक सलाह दी थी कि आपके क्षेत्र में जो ये ग्रुप रह रहा है इसको आप एज ए नागरिक के तौर पर अच्छे से ट्रीट करें और जो जो मौलिक अधिकार आप बाकी सभी को दे रहे हैं वो इन लोगों को भी मिलने चाहिए। लेकिन नेपाल को ना इस चीज़ को नेपाल ने पसंद नहीं किया। नेपाल को लगा कि भारत हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। कैसे उल्लंघन कर रहा है? नेपाल कहता है कि भारत जो है डिसीजन मेकिंग जो है, निर्णय निर्माण, वो नेपाल की संसद का काम है, नेपाल की सरकार के तहत है। भारत उसमें सलाह नहीं देगा हमें कि हम किसको अधिकार देंगे या नहीं देंगे। तो ये एक मुद्दा जो है भारत और नेपाल के बीच में लगातार काफ़ी टाइम से बढ़ा हुआ है। एक आप ये देखिए चीन का बढ़ता हस्तक्षेप। एक यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लीजिए, चीन की एक नीति है ऋण जाल की नीति। ठीक है, डेब्ट ट्रैप। इस नीति के तहत चीन का एक क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मुझे लगता है वीडियो में शोर हो सकता है क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, आप लोग इसको इग्नोर करें। देखिए जो डेब्ट ट्रैप है ना, इसके तहत क्या है, चीन क्या करता है, जैसे किसी भी छोटे देशों, जो भी जिस तरह भारत के पड़ोसी देश हैं, उन छोटे छोटे देशों को चीन क्या करता है, बड़े पैमाने पर लोन देता है, बड़े पैमाने पर लोन देता है। और लोन देने के बाद अगर वो मान लो वो देश वापस नहीं कर पाते हैं, वो पुनः उस लोन की वापसी के लिए लोन देता है। फिर से लोन दे दिया, एक लोन पहले था, फिर से लोन आ गया, फिर इस लोन की वापसी के लिए लोन दे दिया। तो इस तरह से एक समय पर उस देश के पास बहुत ही व्यापक पैमाने पर लोन हो गया और वो देश रिकवर जो है पुनः उसकी वापसी नहीं कर पा रहा है चीन को। तो इसका फ़ायदा चीन उठाता है और चीन बोलता है उस देश को कि आप हमें कोई अपना क्षेत्र दे दीजिए,
कुछ समय 100 साल के लीज के लिए, या कोई बंदरगाह दे दीजिए, कोई पोर्ट, जैसे श्रीलंका में वो लोग वो बात करता रहता है हम्बनटोटा पोर्ट की, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें करके चीन क्या करता है, 100 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के लिए लगभग लीज पर ले लेता है कोई ना कोई चीज, और उसको इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। तो इस तरह की चीजें चीन इस डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के तहत करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण की वजह से। आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। ये जो नीति है, इसके अलावा चीन किस तरह से हस्तक्षेप करता रहता है, देखिए पड़ोसी देशों में जो है, नेपाल में, अब जैसे आप सोचिए कि नेपाल में चीन व्यापक पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हिमालय पे नेपाल जो है, आपको पता है कि नेपाल में बहुत सारा हिमालय का क्षेत्र है, पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों पर बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा सके, लेकिन चीन जो है नेपाल के लिए वहाँ पर रेलवे लाइन बिछा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा ये है कि चीन का हस्तक्षेप देखिए आप, कि नेपाल की संसद में चीन ने अपनी भाषा को, जो मैंड्रीन भाषा है, उसको वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिला दिया। किस तरह का हस्तक्षेप है ये देखिए आप, है ना। तो चीन, और ये सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, आप इस चीज को थोड़ा सा और समझ लीजिए यहीं पे, ये सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है कि नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जितने भी भारत के पड़ोसी हैं, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में देखा ना अभी हाल ही में किस तरह से आर्थिक संकट आया, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार देश कौन है, चीन ही तो है। चीन ने डेब्ट ट्रैप कर दिया, वहां पे इतना ज्यादा लोन दे दिया, फिर वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई और बहुत सारी चीजें, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई। तो चीन यहाँ के लिए दोषी था। फिर उसके अलावा कौन सा एग्जाम्पल है, म्यांमार है। म्यांमार में इतना ज्यादा, आप सोचिए अभी सेना का शासन है म्यांमार में, क्यों आया, चीन ने लाया, क्योंकि चीन पीछे से उस चीज को लेके काम कर रहा था। सेना का शासन आ चुका है ताकि वो सेना चीन के अंडर काम करे। उसके अलावा कौन सा देश है, आप सोचिए, भूटान में चीन प्रयास कर रहा है। अभी हम लोगों ने बात की कि किस तरह से साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर रहा है। बांग्लादेश में चीन जो है वो लगातार इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे देश हैं, इन देशों में चीन जो है लगातार कोशिश, मालदीव से बड़ी मुश्किल से भारत ने रिश्ते नॉर्मल की है, वरना मालदीव में भी चीन ज़्यादा समस्या कर रहा था। तो चीन ये लगातार ये हस्तक्षेप करता रहता है ताकि वो भारत को काउंटर कर सके। और भारत की जो पड़ोसी पहले की नीति है ना, भारत की नीति है ना, ये पड़ोसी पहले की नीति, इस नीति के तहत क्या करता था भारत, पड़ोसी पहले की नीति के तहत भारत ने क्या, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री 2014 में जीते ना, तो सबसे पहले उन्होंने पड़ोसियों की यात्रा की, और उनमें भी सबसे पहले आप देखेंगे तो नेपाल सर्वप्रथम देशों में था। तो नेपाल जैसे देशों की यात्रा की। तो आप ही इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि भारत की पड़ोसी पहले की नीति जो है कि सबसे पहले हम पड़ोसियों को रखेंगे, ये सफल ना हो, इसलिए चीन हस्तक्षेप करता रहता है। उसके अलावा अन्य कारण क्या है, नेपाल की आंतरिक राजनीति। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि इससे पूर्व की जो सरकार थी उसने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया था, और किसके दबाव में, चीन के दबाव में। और वो आंतरिक स्तर पर जो आप सोचिए कि स्थानीय राजनीति और स्थानीय लोभ के लिए उसने ये सब चीजें की। अभी सरकार के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ये चीन में जो नेपाल जो है ना, उठापटक ये आंतरिक राजनीति को लेकर चलती रहती है। उसके अलावा क्या है, एक अंतिम पॉइंट आप समझिए, सीमित संसाधन भारत के। कैसे, इसको समझिए थोड़ा। देखिए, भारत खुद एक विकासशील देश है और विकास की यात्रा पर भारत आगे बढ़ रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अभी कहा है ना, कल लाल किले से प्राचीर से क्या बोला है उन्होंने कि 2047 तक भारत जो है विकसित देश की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो भारत के लिए एक ये है कि इसके लिए हमें फंड्स चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए। दूसरा क्या है कि भारत का एक तो पड़ोसी नहीं है ना, बहुत सारे छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं। हम लोगों ने बात की, श्रीलंका को भी भारत ने इतने व्यापक पैमाने पर मदद की। श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इस तरह के देश हैं। फिर बांग्लादेश का भारत को देखना है। सब इन सब छोटे छोटे पड़ोसी देशों को भारत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसलिए भारत किसी एक देश पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कि भारत के पास इतने सारे फंड नहीं है। देखिए, चीन तो क्या है ना, चीन के पास तो बहुत, उसकी जेबें भरी हुई हैं। चीन की अर्थव्यवस्था आज बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो लोन वगैरह दे के इन देशों को अपने मतलब अपने प्रभाव के तहत शामिल कर लेता है। लेकिन भारत ये सब चीज़ें इतने व्यापक पैमाने पर नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, जैसे हम लोगों ने बात की कि भारत की अपनी सुरक्षा चुनौतियां हैं, अपनी भारत की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बात है। और वैसे भी भारत जो है अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट पर भी थोड़ा फोकस करना चाहता है ताकि वहां पर
भी थोड़ा विकास किया जा सके। तो भारत के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन भारत के पास संसाधन सीमित हैं। और आप एक चीज़ यहाँ पर और समझिए कि ये जो छोटे छोटे पड़ोसी देश है ना सारे, जिनकी हम लोगों ने बात की, श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो, ये सब देश अब थोड़ी सी इनकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? ये सभी देश ये चाहते हैं कि भारत और चीन का जो टकराव है इसका फ़ायदा लिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा भारत और चीन का फ़ायदा लेकर अपने देश में इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। तो इन लोगों की इन बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं भी भारत के लिए एक चिंता का सबब है कि भारत पहले जो चीज़ें मदद करता था ये लोग उस इतना ज़्यादा काउंटर चीज़ें नहीं करते थे, लेकिन अब हर छोटी बात पर ये लोग भारत की आलोचना करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें साथ के साथ हम लोग देख सकते हैं। कर क्या सकता है भारत? भारत को क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, एक तो भारत जो कर ही रहा है कि चीन को काउंटर करने के लिए हम थोड़ा प्रयास करें, और इसके लिए क्या करें, वैश्विक स्तर पर हम क्वाड वगैरह चीज़ें कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो पड़ोसी देश है ना, इनमें थोड़ा सा सुरक्षा का भाव पैदा करें, इनको भारत से किसी तरह का एक डर ना हो, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, भारत ये करे कि प्रोजेक्ट जो हैं इन देशों में चलाए जाते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट, इन देशों की एक चिंता हमेशा से भारत को लेकर रही है, या भारत की कमी हम उसे बोल सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इनको जल्दी जल्दी ये भारत कंप्लीट नहीं कर पाता है। कभी एनवायरमेंटल प्रोसेस में फंसे हुए हैं, कभी फंड्स के एलोकेशन सही टाइम पे नहीं हो रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था ना, ईरान में हम चाबहार का जो बंदरगाह है वहाँ का एक प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं कर पाए, बाद में ईरान ने वो खुद से ही करने की कोशिश की। तो आप ये चीज़ें देखिए कि ये जो प्रोजेक्ट में डिले होता है ना, भारत इसको दूर करे। जो भी प्रोजेक्ट शुरू करे, चाहे वो हाइड्रो के हो, चाहे सांस्कृतिक तौर पर कोई भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, वो चीज़ कोशिश करे भारत की इन देशों में जल्दी से कंप्लीट करे, कोशिश करे भारत इन देशों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, ताकि ये जो पड़ोसी है ना, ये किसी भी तरह से चीन के पाले में ना फंसें, चीन के चंगुल में ना फंसें। तो इस तरह के प्रयास भारत को करने चाहिए। मुझे लगता है हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी यूपीएससी मेंस होने वाला है, तो कहीं ना कहीं पर यह टॉपिक पूछा जा सकता है, उस संदर्भ में भी आप लोग चीज़ें देख लीजिए। हाँ, तो ये जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो फिर हम लोग जल्दी से मिलते हैं। आईआर के जितने भी टॉपिक होंगे इसी तरह से हम लोग जल्दी से जल्दी अपडेट करते रहेंगे, और आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से उनके नोट्स भी बनाते जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।